तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि कारक से होगा। इसके पहले वीडियो में जो है हम की काल पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जो है कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे, कहा गया है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना गहरा कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलेगा, जीवन के हर प्रश्न का आपके जीवन से ही हल मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथियों जो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि कारक से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटा को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जरूर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि कारक से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कारक का जो है दूसरा नाम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। पर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? परसर्ग। पर मतलब होता है दूसरा। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। और सर्ग मतलब क्या होता है? चलना। यानी पर सर्ग जो लिखा है यह क्या है? दो शब्दों के मेल से बना हुआ है पर सर्ग। यानी पर मतलब क्या होगा? दूसरा, और सर्ग मतलब चलना। तो चलिए इसका हम परिभाषा देखेंगे, तब आपको जो है कि समझ में आ सकेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी कार्य को, यानी लिखा हुआ है कि किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। यानी इसका परिभाषा यह बोल रहा है कारक का कि किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने का मुख्य भूमिका निभाता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। तो चलिए इसका हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम जो है कि उदाहरण लिखे हुए हैं और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विकास ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें मुख्य भूमिका क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ने लगा हुआ है, तो विकास ने क्या किया कि पुस्तक पढ़ा। तो यहाँ पर भूमिका क्या निभा रहा है? कि पुस्तक पढ़ने का भूमिका निभा रहा है। तो इसमें मुख्य भूमिका हम लोग क्या दिख रहे हैं? ने। उसी प्रकार हम लोग सेकंड जो है कि उदाहरण में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि राजू लिखा है कि राजू का घर जो है कि पास में है। तो इसमें आपको मुख्य भूमिका क्या है? तो इसमें आपको का दिख रहा होगा, यानी राजू का घर जो है पास में है। किसका घर? तो राजू का घर। तो इसमें मुख्य क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? अब चलिए हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि कारक के जो हैं भेद कितने होते हैं, वो भी हिंदी में। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो कारक के जो है भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि कारक के भेद जो है हिंदी व्याकरण में कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण में जो कारक के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। वही हम बात करते हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार, यहाँ पर लिखा है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार जो है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है 6 भेद होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारक के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। वो किसके अनुसार? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, जो कि कारक के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। वो भी किस में? तो संस्कृत में होता है। जब हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि आपको समझ में आएगा। चलिए अब वो भी कौन कौन से छोड़कर, जैसे संबंध और संबोधन को छोड़ दिया जाए तब जो है कि कारक के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो कारक के 8 भेद हम आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर प्रथम में ही आपको बताया कि हिंदी व्याकरण में जो है कारक के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। जैसे यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। जैसे कर्ता, प्रथम हो गया कर्ता,
द्वितीय हो गया कर्म, तृतीय हो गया करण, चतुर्थी हो गया संप्रदान, पंचमी हो गया अपादान, षष्ठी हो गया संबंध और सप्तमी हो गया अधिकरण, अष्टमी हो गया संबोधन। तो यहाँ पर लिखा है कि कर्ता, उसका चिन्ह क्या होगा, कर्ता का चिन्ह हो गया ने, कर्म को कर्ण से के द्वारा, साधन संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के की ना ने नी, रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन जो होता है हे अरे हे हे अरे अजी। यानी आप लोग समझ चुके हैं कि कारक के जो भेद होते हैं 8 होते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि यहाँ तक तो बेहद रूप से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर में लिखे हैं कि कर्ता कारक, यानी अब पढ़ेंगे हम लोग कर्ता कारक। इसका परिभाषा जो है कि कुछ इस प्रकार से देखिएगा, जैसे लिखा है कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जो है कि कर्ता कारक कहेंगे। यानी कि कर्ता कारक का परिभाषा यह कर रहा है कि वाक्य में जो कार्य करेगा उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका विभक्ति जो होता है वो क्या होता है, विभक्ति जो होता है वो ने होता है। यानी कर्ता कारक का जो विभक्ति होता है वो क्या होता है, ने होता है। और जो एक और विभक्ति होता है वह होता है, यह जो है कि एक विभक्ति हो गया और जो दूसरा विभक्ति हो गया। यानी पहला विभक्ति में क्या होता है, ने होता है, और दूसरा विभक्ति में क्या होता है, रहित प्लस सहित। रहित मतलब जो है कि रहित मतलब रहेगा, और जो सहित मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों हो सकता है, रहित प्लस सहित जो है कि दोनों हो सकता है। अब हम इसका उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथियों। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अमन ने पत्र लिखा, यानी इसमें काम क्या है, तो क्या और किसने लिखा। जैसे हम बोल रहे हैं कि अमन ने पत्र लिखा, यानी इसमें हम लोग को विभक्ति क्या दिखाई दे रहा है कि ने विभक्ति दिखाई दे रहा है। यानी अमन ने क्या किया, पत्र लिखा। तो इसमें पूछ रहे किसने लिखा, तो अमन ने लिखा। उसी प्रकार बोल रहा है कि अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, यानी इसमें भी आपका क्या है, ने विद्यार्थी है। और जो है कि इसमें एक और विभक्ति है जो कि को है, यानी अध्यापक ने क्या है, विद्यार्थी को पढ़ाया। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अध्यापक ने किसको पढ़ाया, यानी किसको पढ़ाया, तो विद्यार्थी को पढ़ाया। और किसने पढ़ाया, तो अध्यापक ने पढ़ाया। इसमें जो है कि दो विभक्ति आपको देखने को मिले, अध्यापक ने जो है विद्यार्थी को पढ़ाया। यानी इसमें जो है आपको मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है आपको दो विभक्ति जो है देखने को मिल रहा है, अध्यापक ने और किसको, विद्यार्थी को। यानी इसमें दो व्यक्ति का बात कर रहा है। यही जब कहीं भी दो व्यक्ति का बात करें या दो विभक्ति हो तो उसे हम लोग कौन सा कारक कहेंगे, तो उसे हम लोग कर्ता कारक कहेंगे। चलिए अब हम जो है कि यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगले में हम बात करेंगे जो कि कर्म कारक होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा नंबर 2 में हम लिखे हुए हैं कि कर्म कारक है। कर्म कारक क्या कर रहा है, कर्म कारक हमें यह परिभाषा बता रहे, बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का भाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्म कारक का परिभाषा यह कर रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का भाव या फल पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है हम लोगों को दिखने को मिलता है। इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह जो है हम लोग को दिखने को मिलता है। कभी कभी को का लोप होता है, कभी कभी को का क्या होता है, लोप होता है। लोप मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। लोप मतलब क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर देख सकते हैं लोप मतलब होता है कि दिखाई नहीं देता है। चलिए यहाँ पर इसको पहचानने का सबसे बेहद तरीका है, जैसे लिखा है कि जब कोई चीज हमेशा के लिए न दिया जाए तो कर्म कारक का नाम दे देते हैं।
जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम लोग समझेंगे, जैसे लिखा है कि बड़ों को सम्मान दो, यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि बड़ों को सम्मान दो। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे कि माता जी ने धोबी को कपड़ा दिए, यानी इसमें यह बता रहा है कि जब कोई चीज हमेशा के लिए न दिया जाए तो उसे जो है क्या कर्म कारक का जो है कि नाम, कर्म कारक क्या नाम दे दिया जाता है। अब एक बात आप बताइए कि यदि माता जी ने जो है कि धोबी को कपड़ा दी है तो धोबी जो है कि उसको धोकर आपके माता जी को लौटा देगा, लेकिन वही माता जी जो है कि किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा दे देती है, या जो है कि माता जी किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे दे देती है, तो क्या वो गरीब व्यक्ति लौटा पाएगा? नहीं लौटा पाएगा। तो वही बता रहा है कि जब कोई चीज हमेशा के लिए न दिया जाए तो उसका हम लोग नाम क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं कर्म कारक। और जो है कि हमेशा के लिए जो चीज दे दिया जाता है उसका जो है कि आगे हम बात करेंगे। चलिए, तो इसमें स्पष्ट बता रहा है कि जब कोई चीज हमेशा के लिए न दिया जाए उसे हम लोग कर्म कारक का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ों को सम्मान दो और माता जी ने धोबी को कपड़ा दिए। अब मेरे प्यारे साथियों हम बात करने वाले हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक का हमें परिभाषा यह बता रहा है कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया जो है पूरी की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है मेरे प्यारे साथियों उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। यानी कि करण कारक का परिभाषा में यह बता रहा है कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा जो है कि क्रिया को पूर्ण की जाती है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर विभक्ति समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है किसी के द्वारा, यानी इसमें विभक्ति आपको यही देखने को मिलेगा जहाँ कहीं भी से के द्वारा हो, यानी उसमें साधन की बात करेगा। जैसे यहाँ पर नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, कहीं भी साधन की बात करे। नंबर 1 नोट में क्या लिखा है कि कहीं भी साधन की बात करे। नंबर 2 में लिखा है कि कभी भी अंग भंग की बात करे, और जो है कि कभी समय पूछा या बताया जाए, और जो है कि के साथ, यानी ये सब क्या है? नोट पॉइंट। यानी इसमें जो है करण कारक में कभी भी साधन की बात कर सकता है, कभी अंग भंग की बात कर सकता है, और कभी जो है कि समय पूछने और बताने की बात कर सकता है, और कभी जो है कि के साथ की बात कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। यहाँ पर उदाहरण हम लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है कि बच्चे जो है बस से पाठशाला जाते हैं। इसमें बस आपके क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? बस जो हो गया मेरे प्यारे साथियों आपका साधन हो गया। वही से क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? से आपका विभक्ति हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 हम उदाहरण में बताए हैं कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो इसमें बस क्या हो गया? साधन एक प्रकार का, और से आपका विभक्ति लगा हुआ है। यहाँ पर सेकंड जो है उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि वह पेन से लिखता है, यानी पेन उसका एक प्रकार का क्या हो गया? पेन उसका लिखने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया? साधन हो गया। और से लगा है तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? से आपका विभक्ति है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि हम आँखों से देखते हैं। आँख आपका साधन हो गया। आँख आपका क्या हो गया मेरे साथियों? साधन हो गया। से आपका विभक्ति हो गया, तो क्या हो गया? हम आँखों से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हम कानों से सुनते हैं, यानी कान भी आपका क्या हो गया? तो कान भी आपका साधन हो गया। और यहाँ पर नोट पॉइंट में हम बताए हैं कि जहाँ कहीं भी साधन की बात कर सकता है, अंग भंग टूटने या फूटने की बात कर सकता है, कहीं भी जो है कि पूछा या बताया जाने की बात कर सकता है, कहीं साथ का बात कर सकता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो गेंद एक प्रकार का क्या हो गया? साधन हो गया, और जो है कि से आपका विभक्ति हो गया। चलिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि रोहन दोनों पैरों से लंगड़ा है। तो दोनों पैरों से, यानी इसमें दोनों पैरों की बात कर रहा है, इसमें अंग भंग टूटने की बात कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम बताए हैं कि कभी भी अंग भंग की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि रोहन दोनों पैरों से क्या है? रोहन जो है दोनों पैरों से लंगड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो रोहन जो है दोनों पैरों से लंगड़ा है, यानी दोनों पैरों से। पैर आपका क्या हो गया? अंग भंग हो गया।
अंग भंग हो गया, और से आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, से आपका विभक्ति है, विभक्ति, से आपका विभक्ति हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि रोहन दोनों पैरों से लंगड़ा है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग उदाहरण से जो है कि करण कारक समझ गए होंगे, जो कि संप्रदान कारक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है संप्रदान कारक, इसका परिभाषा हम यह बता रहे हैं, लिखा है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए, यानी संप्रदान क्रिया का परिभाषा हमें यह बता रहा है कि जिसके लिए जो है कि क्रिया की जाती है उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर जो है कि बोर्ड पर देखने का प्रयास कीजिएगा, लिखा है कि इसमें कर्म कारक को प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें ऐड होना, यानी जोड़ा गया है। कर्म कारक को क्या होता है, प्रयुक्त किया गया। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, लिखा है कि इसमें कर्म कारक को क्या किया गया है, प्रयुक्त किया जाता है, परंतु उसका अर्थ के लिए होता है। परंतु उसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, के लिए होता है। यहाँ पर विभक्ति इसका जो होगा, संप्रदान कारक का जो विभक्ति हो गया, को होगा, के होगा, के लिए होगा। यानी को के लिए जहां कहीं भी दिखे जिस भी प्रश्न में, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो जो है संप्रदान कारक है। देखिए आपको थोड़ा हम जुगाड़ बता देते हैं, उसको पहचानने का नियम क्या है कि जब कोई चीज, यानी लिखा है कि जब कोई चीज हमेशा के लिए दे दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी संप्रदान कारक पहचानने का सबसे मस्त और जो है कि सबसे बेहद तरीका क्या है कि जब कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसे आप किसी को हमेशा के लिए दे देते हैं तो उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। चलिए यहाँ पर उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि मैं सीमा के लिए चाय बना रहा हूं, यानी मैं सीमा के लिए चाय बना रहा हूं। तो जब मैं चाय बना रहा हूं तो सीमा को चाय दे दूंगा और सीमा जो है चाय पी लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए दे दिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि उदाहरण में समझने का प्रयास करने से लिखा है कि माँ ने भिखारी को कंबल दिया। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहाँ पर को विभक्ति लगा है और किसको दिया, तो भिखारी को कंबल दिया। यानी इसका मतलब यह हुआ, संप्रदान कारक का उदाहरण यह हमें बता रहा है कि माँ ने भिखारी को कंबल दिया। यानी जब आप किसी भिखारी को या किसी गरीब व्यक्ति को कंबल देते हैं, अनाज देते हैं, तो क्या आप उसे तो मांगेंगे नहीं, वो तो हमेशा के लिए दे दिए। तो वही बता रहा है संप्रदान कारक कि जब भी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हो गया, यदि आप किसी को हमेशा के लिए दे देते हैं तो उसे हम लोग संप्रदान कारक कहेंगे। चलिए और जो है कि उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राजा ने भिखारी को अनाज दिया। यानी एक व्यक्ति राजा है और एक व्यक्ति भिखारी है। तो राजा व्यक्ति जो है उनके पास बहुत धन है और जो भिखारी है उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, वो अपना जीवन जो है भीख मांग कर ही यापन करता है। तो वही बता रहे कि राजा ने भिखारी को अनाज दिया। इसमें भी को आपको विभक्ति दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी आपको को दिखाई दे रहा होगा। यानी राजा ने जब भिखारी को भीख दे दिया तो फिर उससे दोबारा मांगेगा नहीं, वो जो है कि हमेशा के लिए दे दिया। तो वही बता रहा है कि राजा ने भिखारी को भीख दिया। चलिए यहाँ पर भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि राम ने राहुल को गिफ्ट दिया। यानी जब राम एक व्यक्ति है और राहुल उसका दोस्त है, राम एक लड़का है और राहुल भी एक लड़का है, लेकिन राम और राहुल क्या है, दोनों दोस्त है। जब राहुल का बर्थडे होता है तो राम उस बर्थडे में जाता है तो राहुल क्या करता है, गिफ्ट कर देता है। तो फिर तो राहुल से गिफ्ट राम मांगेगा नहीं। तो वही बता रहा है कि जब भी कोई वस्तु हमेशा के लिए किसी को दे दिया जाए तो उसे समझेंगे कि क्या है, वो संप्रदान कारक है। चलिए यहाँ पर 5 नंबर उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस उदाहरण के देखने के बाद हमेशा के लिए समझ जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि बहनों को निमित्त को उदारता से खर्च करो। यानी बोल रहा है निमित्त मतलब होता है के लिए। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। निमित्त मतलब होता है के लिए, निमित्त मतलब होता है के लिए। अक्सर आप लोग ने जो है कि कहीं सुने होंगे कि उनके निमित्त जो है कुछ अलग निकाल दो। आज भी हम लोग के गांव में वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि उनके वास्ते। एक होता है वास्ते मतलब ही के लिए होता है और एक होता है निमित्त।
मतलब ही के लिए होता है। यानी तो वही बता रहा है कि बहनों के निमित्त को उदारता से खर्च करो, यानी बहनों के लिए जो है उदारता से यानी खूब अच्छा से खर्च करो। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग संप्रदान कारक जो है कि बहुत बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब हम देखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 5 नंबर में अपादान कारक, मेरे प्यारे साथियों का लिखा है अपादान कारक। इसका अर्थ यही होता है, अपादान कारक का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों अलग होना, यानी एक दूसरा से अलग होना इसका अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर जो है कि परिभाषा देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी जो है कि आपको अपदान कारक बेहद रूप से समझ में आएगा। जैसे लिखा है कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी अपादान कारक का परिभाषा हमें यह बता रहा है कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे हम लोग जो है मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। देखिए इसका विभक्ति भी हम यही बता रहा है कि सी अलगाव, यानी सी अलगाव, यानी इसका विभक्ति यही कह रहा है कि सी अलगाव जहां कहीं भी हो तो समझ जाए कि वो क्या है, अपादान कारक है। चलिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में हम लिखे हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम नोट पॉइंट में लिखे हैं कि जब कभी दूर होना, निकलना, शर्माना, डलना, तुलना या रक्षा की बात करे तो समझ जाइएगा मेरे प्यारे साथियों कि क्या चीज का बात कर रहा है, तो अपादान कारक का बात कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और अपादान कारक का विभक्ति भी हमें यही बता रहा है कि जब भी अलगाव की बात करें तो क्या समझेंगे कि वो कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है कि बिल्ली छत से गिरी, यानी बिल्ली क्या है कि छत से गिरी, तो इसमें क्या हो गया कि बिल्ली और छत पहले एक पर थे और माने एक साथ जुड़े थे, और जब बिल्ली छत पर से गिर गई यानी क्या हो गई कि वह अलग हो गई। तो वही बात कर रहा है कि जब भी अलग संज्ञा हो या सर्वनाम है उसमें यदि अलगाव की बात हो जाती है तो उसे हम लोग अपदान कारक कहते हैं। यानी नेक्स्ट उदाहरण में आप लोग समझ गए कि बिल्ली छत से गिरी, वह क्या हुआ कि वह अलगाव हो गया। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर में देखेंगे, लिखा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा क्या है, निकलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि बच्चा सांप से डरता है। यानी यहाँ पर जो है कि नोट पॉइंट में आप लोग देखें कि जब कभी दूर होना यानी अलग होना, निकलना, शर्माना, डरना, तुलना या रक्षा की बात करें तो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है 4 नंबर कि बच्चा जो है सांप से डरता है, तो इसमें डरने की बात कर रहा है, तो वह क्या हो गया जो है कि अपादान कारक उदाहरण है। जैसे लिखा है कि राम ने मुझे मरने से बचाया, यानी यह क्या किया, यह रक्षा किया। क्या किया कि रक्षा किया। राम ने जो है मरने से क्या किया, बचाया, तो क्या किया कि वह दूसरे का जो है कि रक्षा किया। उसी प्रकार है यहाँ पर जो है कि 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि सीता जो है रोहिणी से सुंदर है, यानी सीता क्या है, रोहिणी से सुंदर है। तो इसमें एक दूसरे से क्या हो गया, एक दूसरे से तुलना हो गया, एक दूसरे से मेरे प्यारे साथियों तुलना हो गया। उसी प्रकार है यहाँ पर जो है कि 7 नंबर लिखा है कि मंजीता सोनी से सुंदर है, यानी मंजीता एक लड़की है और जो है कि सोनी एक लड़की है, लेकिन वह क्या कर रहा है कि मंजीता जो है सोनी से सुंदर है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका तुलना हो गया, यानी एक लड़की को कम सुंदर बताया जा रहा है और एक लड़की को ज़्यादा सुंदर बताया जा रहा है, तुलना हो गया। या तो ये भी जो है कि अपादान कारक हमें यही बता रहा है कि जब किसी को तुलना किया जाए उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कि तो मेरे प्यारे साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपदान कारक बेहद रूप से समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट में बात करने वाले हैं वो जो है संबंध कारक। यहाँ पर संबंध कारक का जो है परिभाषा देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि एक वस्तु का संबंध जो होता है, एक वस्तु का संबंध जो होता है दूसरी वस्तु से किया जाए उसे संबंध
कारक कहते हैं। यानी संबंध कारक का परिभाषा यही बता रहा है कि जब एक वस्तु का संबंध जो है दूसरी वस्तु से किया जाए तो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति यहाँ पर देखिएगा, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है संबंध कारक हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इसका उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे, तो जो कि तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखा है कि संबंध कारक का कुछ उदाहरण है, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे उदाहरण में लिखा है कि राम के 2 पुत्र थे, यानी राम के क्या थे, 2 पुत्र थे, राम के 2 पुत्र थे, राम और पुत्र, ये दोनों में क्या है, संबंध है। ये दोनों मेरे प्यारे साथियों क्या है, दोनों में जो है संबंध है, दोनों में संबंध है। उसी प्रकार है, यह घर मल्लू का है, यह घर मल्लू का है, किसका है, तो मल्लू का है। यानी कहा जा रहा है कि घर और मल्लू दोनों में क्या है, ये भी एक प्रकार का संबंध है, ये भी एक प्रकार का संबंध है। उसी प्रकार से जो है कि संबंध कारक कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथ उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि संबंध कारक जो है कि बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि लिखा है कि अधिकरण, यानी 7 नंबर देखिएगा, लिखा है कि अधिकरण कारक। इसका परिभाषा हम यह बता रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी अधिकरण कारक हमें यह बता रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के आधार पर सूचित किया जाता है, यानी क्रिया के आधार पर, किस पर, तो क्रिया के आधार पर सूचित किया जाता है। इसका विभक्ति होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा लिखा है विभक्ति, जैसे में और पर। चलिए तो यहाँ पर उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि पुस्तक मेज पर रखी गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका विभक्ति क्या बता रहा है कि पर, यानी पुस्तक जो है मेज पर रखी गई। उसी प्रकार है, मल्लू छत पर खेल रहा है, यानी इसमें भी विभक्ति क्या है, पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकरण कारक का जो है इस प्रकार, जैसे लिखा है कि सब्जी फ्रिज में रखी गई है, यानी इसमें विभक्ति क्या है, में है। यहाँ पर देखें कि घोंसला में चिड़िया है, यानी जहाँ कहीं पर और में आपको विभक्ति दिखे तो समझेंगे कि कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। चलिए हम नेक्स्ट में बात करते हैं जो कि संबोधन कारक है, यानी ये जो है कारक का लास्ट जो है वो कहलाता है संबोधन कारक। यहाँ पर जैसे हो गया पुकारना, जैसे लिखा है पुकारना, मेरे प्यारे साथियों सॉरी 1 मिनट, लिखा है कि पुकारना, पुकारना, जैसे लिखा है कि पुकारना, चेतावनी, सावधान, आश्चर्य इत्यादि, ये जहाँ कहीं भी दिखे वो समझेंगे कि क्या है, संबोधन कारक है। जैसे इसका विभक्ति हो गया हे, ओ, अरे, यानी जिस भी प्रश्न में हे, अरे, ओजी लगा हो समझ जाइएगा कौन सा है, तो संबोधन कारक है। चलिए यहाँ पर जो है कि आपको हम उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लिखा है कि हे ईश्वर रक्षा करो, यानी इसमें क्या लगा है, हे लगा है, हे ईश्वर रक्षा करो। वही नेक्स्ट में देखेंगे कि तुम सुधर जाओ, यानी इसमें संबोधन कारक में ही बता रहा है कि सावधानी की बात कर रहे हैं, यानी आपको क्या बोल रहा है कि चेतावनी दे रहा है कि तुम जो है सुधर जाओ, यानी कोई गलती किया होगा तो बोल रहा है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो इसका दंड मिलेगा, तो ही बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है। उसे अब नेक्स्ट में 3rd नंबर में देखें, लिखा है कि ओजी, यानी बोल रहा है कि ओजी, तो यहाँ पर ओजी आपका क्या हो गया, ओजी आपका विभक्ति हो गया, ओजी आपका विभक्ति हो गया। सुनते हो, ओजी आप सुनते हो, यानी वो आपको पुकार रहा है और बोल रहा है कि ओजी आप सुनते हो, तो वो कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक, यानी जिसमें पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। चलिए यहाँ पर लास्ट जो है कि उदाहरण समझने का प्रयास ये लिखा है कि तुम संभल जाओ, उसमें तुम संभल जाओ करेंट है, यानी कोई व्यक्ति है उसे जो है सावधान कर रहा है कि तुम जो है संभल जाओ, यानी क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों
क्या कर रहा है कि सावधान कर रहा है कि तुम उसको टच मत करो, उसमें जो है करंट है, नहीं तो तुम्हें करंट लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक बेहद तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में जो है कि इतना ही। फिर जो है अगले वीडियो में हम मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए